ओके, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सारा का सारा अपना जो भी वॉर था, चाहे वो इंडो चाइना वॉर हो, इंडो पाकिस्तान वॉर हो, न्यूक्लियर बम का टेस्टिंग हो, पार्लियामेंट अटैक हो, ये सारा का सारा वॉर हम लोगों ने कवर कर लिया था। और वहां पर हमारा जो कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी नेहरू काल के बाद और 2008 तक का टाइम पीरियड, वो सारा का सारा खत्म हो गया था। अब हम लोग इस लेक्चर में चलते स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ। और वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू होता है रेनेसांस से। तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो स्टार्ट होता है रेनेसांस से इसकी शुरुआत होती है। तो चलते देखते हैं रेनेसांस क्या है। देखो, रेनेसांस का मतलब होता है पुनर्जागरण, हिंदी में हम लोग कहते हैं पुनर्जागरण। और उसका अगर बेसिक मतलब समझे तो पुरानी जो थिंकिंग होती है, पुरानी जो ट्रेडिशन होती है, उसको छोड़ करके जब इंसान नए थिंकिंग, नए ट्रेडिशन को अपनाता है, तो उसे हम कहते हैं कि उसका रेनेसांस हो गया है, या उस सोसाइटी का रेनेसांस हो गया है, उस देश का रेनेसांस हो गया है, उनका पुनर्जागरण हो गया है। ये चीजें कैसे होती हैं? जैसे कि मान लो कि कोई इंसान है, वो शहर में है, ठीक है। जब वो शहर में रहता है, जैसे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि भारत में हम लोग मान लो दिल्ली चले जाते हैं, ठीक है, दिल्ली। तो दिल्ली में हम देखेंगे तो भारत के ईस्ट से, नॉर्थ से, वेस्ट से, साउथ से हमें हर तरह के लोग देखने को मिल जाएंगे, है ना। और वहां पर हमें अलग अलग विचारधारा देखने को मिलेगी, अलग अलग कल्चर देखने को मिल जाएगा, अलग अलग लोगों की थिंकिंग रहेगी कि हाँ ठीक है, अगर हम किसी से बात करेंगे, मान लो कोई नॉर्थ ईस्ट वाला है, तो हमें बताएगा कि भाई हमारे यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हमारे यहाँ की जमीन कैसी है, हम वहाँ ऐसे हिली एरिया में रहते हैं, तो हम अपने आप रहने के लिए कैसे हम सरवाइव करते हैं, है ना। उसके बाद अगर कोई नॉर्थ ऊपर से आ रहेगा, जम्मू कश्मीर एरिया से, तो बताएगा ना कि जब बर्फबारी पड़ती है, बहुत ठंड पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ का ट्रेडिशन क्या है, हम लोग जो है कौन से बिजनेस को ज्यादा प्रमोट करते हैं। साउथ वाला रहेगा, साउथ वाले इंडिया मतलब साउथ से कोई इंसान रहेगा तो बताएगा हमारे यहाँ खाने का क्या वैरायटी है, हम लोग के यहाँ बहुत धूप पड़ती है, इसकी वजह से हमारा स्किन ऐसा हो जाता है, तो हम लोग धूप से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ बेंगलुरु साइड वगैरह में बारिश होती रहती है, क्लाइमेट अच्छा रहता है, क्यों रहता है, सारी की सारी जो बातें हैं लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। और इसी दिल्ली में रहते हुए हमें पूरे भारत के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कहाँ पर कैसा क्लाइमेट, कैसा ज्योग्राफी, कैसा खाना, कैसा कपड़ा क्या है, रहन सहन कैसा, सब पता चल जाता है ना। अब वही अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं कि मान लो कोई इंसान है यूपी के किसी गांव में है, ठीक है, यूपी के किसी गांव में है, अगर उससे जाकर के तुम पूछोगे कि अच्छा बताओ भाई, ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहाँ है, तो क्या वो बंदा बता सकेगा कि अच्छा नॉर्थ ईस्ट इंडिया कौन से साइड में है, इधर है, या वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा होगा, वहाँ का खान पान कैसा होगा? क्या बड़े पैमाने पर हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग ज्यादा लोगों के साथ कांटेक्ट में नहीं आए हैं, अपनी पुरानी चीजों को पकड़ कर चले हुए हैं, बाहर कभी निकले नहीं है, ना तो बाहर से कोई लोग वहां पर उनके गांव में आए हुए हैं जो उन्हें बता सके कि अच्छा हमारा भारत देखो कैसा है, लोग कैसे हैं। हा? अगर कभी ऐसा होता है कि मान लो किसी गांव में कोई आईएएस अधिकारी चला जाए, ठीक है, या फॉरेन से पढ़े लिखे लोग चले जाए, अंग्रेज आ जाए घूमने के लिए किसी गांव में, तो पहले गांव वाला तो देख के अचंभा मानता है, बताओ छोटा छोटा निक्कर पहनते हैं वो लोग, लेकिन गांव वालों को क्या पता कि भाई ये लोग जहाँ रहते हैं इनका क्लाइमेट कैसा है, वहां पर उनकी हैबिट कैसी है कि नहीं। वो जो अंग्रेजों को देख करके ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये लोग छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, ये लोग का खान पान अलग है, सांप सुअर खा जाते होंगे। वो ये कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? क्योंकि वो जो गांव वाले हैं वो सदियों से अपने बाप दादा को देखे हुए हैं, वो लोग जो नॉर्मल चीजें खाए हैं, नॉर्मल चीजें किए हैं। अगर उनको कोई एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर के कोई अगर मान लो ये लेके आ जाए, ड्रोन लेकर आ जाए और ये बताने लगे कि अमेरिका से आया हुआ कोई इंसान कि हम लोग अपने खेतों में ड्रोन के साथ ये कर सकते हैं, दवाई छिड़क सकते हैं, ऐसी भी फैसिलिटी है, तो गांव वाले अचंभित होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। लेकिन यही बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गांव में चले जाते हैं और धीरे धीरे वो खेती करते हैं, और वो खेती टेक्नोलॉजी के साथ करते हैं, तो खादों का कम प्रयोग करते हैं।
अगर वो जो ये बनाते हैं, क्या कहते हैं, उर्वरक बनाते हैं, बेसिकली फर्टिलाइजर, कौन सा वाला, गोबर वगैरह का, तो उसके लिए अच्छे खासे प्रोसेस वो करते हैं। उसमें मेन्योर कैसे किया जाता है, उसको कैसे सड़ाया जाता है, कैसे उसमें जो है अर्थवॉर्म डाल करके उसकी क्षमता को बढ़ाया जाता है, वो सारा का सारा प्रोसेस अगर करने लगे तो धीरे 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 गांव वाले भी क्या करेंगे, उनकी चीजों को देख करके अडॉप्ट करने लगेंगे, है ना। और धीरे 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 उस गांव की क्या होगी, विकास होने लगेगी। क्यों? क्योंकि लोगों का इंटेलेक्ट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और वही पीढ़ी दर पीढ़ी पास होते रहेगा और लोग धीरे 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 आगे बढ़ने लगेंगे, उनका आमदनी बढ़ जाएगा, उनका जो कि हेल्थ अच्छा हो जाएगा, सारी चीजें मेडिसिन के बारे में उनको अलग अलग मेडिसिन के बारे में पता चल जाएगी। और एक तरीके से हम देखेंगे कि लोगों का क्या हो जाएगा, पुनर्जागरण। वो लोग पुरानी परंपराओं को छोड़ करके नई परंपराओं को अडॉप्ट कर लेते हैं। क्लियर हुआ? तो पुनर्जागरण का क्या मतलब है, ये सीन शॉर्ट क्लियर हुआ पूरा? पुनर्जागरण किसे कहते हैं? पुरानी परंपराओं या ट्रेडिशन को छोड़ करके नई परंपरा को अपना लेना क्या कहलाता है? पुनर्जागरण कहलाता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग समझते हैं कि पूरी दुनिया में ये जो रेनेसांस था, ये पुनर्जागरण कहाँ से हुआ। तो पूरी दुनिया में रेनेसांस की शुरुआत होती है इटली के शहर फ्लोरेंस से। ठीक है, इटली के शहर फ्लोरेंस से। कब? 14th सेंचुरी में। 14th सेंचुरी में ये शुरू हुआ रेनेसांस इटली के शहर फ्लोरेंस से, और धीरे 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 वो पूरे यूरोप में फैल गया। लेकिन ये कैसे फैला, इसके पीछे भी एक कहानी, तो कहानी समझ लेते हैं। लेकिन इतना बात समझ याद रखना कि कहेगा कि अगर पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इटली के शहर फ्लोरेंस। इटली के शहर कहाँ से? फ्लोरेंस से। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर ध्यान से, पहले क्या हुआ करता था कि यहाँ ना ये जो टर्की दिखाई दे रहा है, टर्की, ये पूरा टर्की में ओटोमन साम्राज्य हुआ करता था। ओटोमन, ये सॉरी ओटोमन यहाँ नहीं होगा, ओटोमन नीचे वाला सेक्शन कहलाता था ओटोमन। और इसमें छोटू सा पार्ट अगर हम देखें, एक मिनट, ओटोमन से बताने से पहले मैं बेजेंटाइन का देखो, ये जो पूरा का पूरा एरिया हुआ करता था ना, ये हुआ करता था बेजेंटाइन। क्या हुआ करता था? बेजेंटाइन एम्पायर। और इस बेजेंटाइन एम्पायर में ईसाई जो क्रिश्चियन हुआ करते थे, क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत अधिक रहती थी। ठीक है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत अधिक रहती थी। और ये जो छोटा सा एरिया दिखाई दे रहा है, टर्की तक फैला हुआ था ओटोमन एम्पायर। ठीक है, ओटोमन एम्पायर, टर्की में क्या फैला हुआ था? ओटोमन एम्पायर। और ओटोमन एम्पायर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ओटोमन एम्पायर की, तो यहाँ पर जो रिलीजन हुआ करता था वो मुस्लिम, इस्लामिक रिलीजन। ओटोमन एम्पायर में सबसे अधिक पॉपुलेशन कौन सी थी? इस्लामिक। और बेंजेंटाइन में क्रिश्चियन। ठीक है, बेंजेंटाइन एम्पायर में क्रिश्चियन पॉपुलेशन की अधिकता थी और ओटोमन एम्पायर में इस्लामिक पॉपुलेशन की अधिकता थी। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके। बेजेंटाइन जो साम्राज्य हुआ करता था, बेजेंटाइन जो एम्पायर हुआ करता था, इसकी कैपिटल हुआ करती थी कुस्तुनतुनिया, हिंदी में कुस्तुनतुनिया और इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, यहाँ पर ये जो टर्की का ऊपरा से हम लोग जैसे कि मैप लेता हूँ, जैसे टर्की दिखाई दे रहा है, ये टर्की, ये पूरे टर्की पर कौन सा एम्पायर था? ओटोमन एम्पायर। ठीक है, और टर्की के ऊपर वाला जो सेक्शन है यूरोप, ये वाला, यहाँ पर कौन सा एम्पायर था? बेंजेंटाइन। बेंजेंटाइन की जो कैपिटल हुआ करती थी, ये जो इस्तांबुल आज दिखाई दे रहा है, हाँ, ये बेंजेंटाइन कैपिटल हुआ करती थी किसकी? अरे ये इस्तांबुल किसकी कैपिटल हुआ करती थी? बेंजेंटाइन की। उस वक्त इसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल, हिंदी में कुस्तुनतुनिया। हिंदी में क्या कहते थे? इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपल।
कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल किसकी कैपिटल थी? तुर्की की नहीं रे बाबा, बेजेंटाइन एम्पायर की। बेजेंटाइन साम्राज्य का जो कैपिटल था वो क्या था? कॉन्स्टेंटिनोपल। और टर्की में कौन सा साम्राज्य था? ओटोमन। ठीक है, ओटोमन में, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट जब याद रहेगा ना तब समझ में आएगा कि कैसे मारधाड़ हुआ था। ओटोमन एम्पायर में किस रिलीजन के पॉपुलेशन अधिक थी? इस्लामिक। और बेजेंटाइन में क्रिश्चियनिटी की। ठीक है, क्रिश्चियनिटी। अब देखो, ये ओटोमन एम्पायर वाले ना सोचे कि इन लोग को मार के ना हम पूरा का पूरा एरिया कब्जा लेते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा एरिया कब्जा लेते हैं। अब ये टर्की से मारी मारा शुरू हुआ और ये लोग पूरा किसको मारना शुरू कर दिए? बेजेंटाइन एम्पायर वालों को मारना शुरू कर दिए। इन्होंने पूरी की पूरी तरीके से अटैक किया। अब जब अटैक करेंगे तो लोग अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे कि नहीं भागेंगे? भागेंगे। ओटोमन एम्पायर मारने लगा बेजेंटाइन एम्पायर को, धीरे 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 करते 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 करते। अब यहाँ मैप पर समझो किस तरीके से एरिया का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, जैसे ये दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे ये पूरा क्या था? ये था बेजेंटाइन बी। ठीक है, और ये यहाँ पर पूरा क्या था? ओटोमन ओ। ओटोमन इनको मारना शुरू किया। ठीक है, और एक पूरा तरीके से ना यहाँ तक देखेंगे ये पूरा का पूरा कब्जा कर लिया। ठीक है, तो धीरे 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 पूरा क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। पूरा का पूरा ये जो बेजेंटाइन साम्राज्य था उसको लील गया, निगल गया पूरी तरीके से। कौन? ओटोमन। जब ये मार रहा था तो लोग धीरे धीरे भाग करके इटली की तरफ जा रहे थे, क्योंकि इटली उस वक्त क्या हुआ करता था? ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था, व्यापारिक केंद्र। यहाँ से तो ये कौन सा समुद्र है? कौन सा सी है? ओशियन है, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी के थ्रू लोग क्या करते थे? ट्रेड किया करते थे। तो ये जो टर्की इटली था, इटली व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। लोग यहाँ से धीरे 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 कहाँ शिफ्ट होते गए? इटली में। और जब इटली में अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से लोग आए, एक जगह इकट्ठा हुए, तब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, लोगों के क्या बदल मिलने लगे? विचारधाराएं। और विचारधाराएं एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होने लगी। अब लोग उस देख रहे हैं कि पीछे हमारे कौन पड़ा हुआ है? ओटोमन एम्पायर वाला पड़ा हुआ है। अब हमें अलग अलग चीज करने की जरूरत है। या तो हम अपने आप को बचाने के लिए नई नई चीजों को इन्वेंट करें, या तो मर जाए। ठीक है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में इस जो ये बेजेंटाइन साम्राज्य था, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी पॉपुलेशन अधिक थी। और उस वक्त में पोप जो हुआ करते थे, फादर का बहुत इन्फ्लुएंस हुआ करता था इनके राजा महाराजाओं पर। फादर जो कह देता राजा महाराजा वो कर देते थे। फादर अगर कह देता कि किसी इंसान को फांसी दे दो, वो फांसी दे देता। फादर कह देता कि एक इंसान है वो 5 बार भगवान की पूजा करे, उसे पूजा करना पड़ता था। समझ आ रहा है? तो फादर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ करता था। अब इसी चीजों को लेकर के धीरे धीरे लोग क्या करने लगे? रिवोल्ट करने लगे, लोग प्रोटेस्ट करने लगे। तो क्रिश्चियनिटी में अगर हम देखेंगे ना तो हमें 2 तरीके के क्रिश्चियन देखने को मिलते हैं। एक जो पुरानी विचारधारा को फॉलो करते हैं, पादरी को मानते हैं, उन्हें कहा जाता है ये क्या कहते हैं? कैथोलिक। ठीक है, कैथोलिक क्रिश्चियन। लेकिन इसी क्रिश्चियनिटी मतलब कि लोगों में जो क्रिश्चियन लोग थे, उन्हीं में एक थे मार्टिन लूथर किंग नहीं, मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर। ये मार्टिन लूथर। ठीक है, दिखाई दे रहा है? मार्टिन लूथर। ये बंदे ने जो फादर थे उनका प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इसने कहा कि फादर सर्वे सर्वा नहीं रहेंगे। फादर का काम है रिलीजन को संभालना, भगवान की पूजा करना, यीशु की पूजा करना, उपदेश देना। आप वहीं तक दीजिए। आप ये मत कहिए कि हमें घर कैसा बनाना है, हमें बिल्डिंग कैसी बनानी है, हमें चर्च कैसे बनाना है, हमें कपड़ा कौन सा पहनना है, हमें क्या खाना है, क्या पीना है। आप इसमें इंटरफेयर मत कीजिए। जब मार्टिन लूथर ने
ऐसा कहना शुरू किया, तो जितने भी पढ़े लिखे लोग थे वो किसके सपोर्ट में आ गए? मार्टिन लूथर के। और जब मार्टिन लूथर की सपोर्ट में आए तो इनका एक ग्रुप धीरे धीरे बड़ा होने लगा, इनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे और एक क्रिश्चियनिटी का अलग ग्रुप बन गया जिसे कहा गया प्रोटेस्टेड क्रिश्चियन। क्या कहा गया? प्रोटेस्टेड क्रिश्चियन। तो आज क्रिश्चियनिटी में अगर हम देखेंगे तो हमें दो कैटेगरी मिलती है, एक जिसे हम कहते हैं कैथोलिक क्रिश्चियन और दूसरे को हम प्रोटेस्टेड क्रिश्चियन कहते हैं। बात समझ में? हाँ, इतना चीज क्लियर है? ओके। अब जैसे मार्टिन लूथर किंग ने आवाज उठाई, इसी तरीके से इस रेनेसांस में जो कहां से शुरू हुई, इटली के शहर फ्लोरेंस है, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा। जैसे एक से एक बढ़कर पोएट थे, थिंकर्स थे, आर्टिस्ट थे, आर्किटेक्ट थे, साइंटिस्ट थे, सब लोगों ने अपना योगदान दिया। सब लोग बोले हाँ ये बात सही है, क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग थे। वो किसके इसमें आ गए, साथ आ गए, मार्टिन लूथर के साथ में आ गए। अब लोग अपना अपना टैलेंट दिखाने लगे। लोग अपना जीवन यापन करने के लिए उन्हें जो स्किल आता था उस स्किल को बेहतरीन प्रेजेंट करने लगे। और उससे अब क्या करते थे, जैसे कि मान लो कोई पेंटर है, पेंटर अच्छा पेंटिंग करने लगा, और जब पेंटिंग करने लगा तो उसकी पेंटिंग बिकने लगी, लोग खरीदने लगे। तो उस पेंटर को देख करके दूसरे के मन में भी आया कि यार पेंटिंग बिक रही है, पैसा आ रहा है, खाना मिल रहा है, मैं भी पेंटिंग करता हूँ। पेंटिंग धीरे धीरे बढ़ने लगा। किसी ने अच्छा घर बनाया, दूसरे को पसंद आया, उसने कहा कि मेरा भी घर बनाओ। अब जब घर बनाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, काम करने वाला, बढ़ई वाला, लाइटिंग वाला, वायर वाला, सबको धीरे धीरे जरूरत पड़ने लगी। सब लोग जो है एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट देने लगे, वहां पर रोजगार मिलने लगा। समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। साइंटिस्ट लोग थे, उन लोगों ने अच्छी अच्छी खोज की, जैसे कि स्टीम इंजन वगैरह का खोज किया, या कंपास का खोज किया, दूरबीन का खोज किया। पूरा बताया कि देखो हमें सिर्फ रिलीजन के ही मैटर में नहीं रहना है, थोड़े पढ़ाई लिखाई को भी बढ़ावा देना है। कैसे जो ओटोमन एम्पायर वाला है वो हमको मार रहा है, तो हमको किस तरीके से प्रोटेक्शन करना है, हमें कौन कौन से हथियार वगैरह या टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करना है, इन सारी चीजों में लोग क्या करें, आगे बढ़ने लगे। अब एक एक करके देखते हैं कि जैसे लोगों का कैसा कैसा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। जैसे इस रेनेसांस में एक पोएट थे जिनका नाम था दांते। इनका नाम क्या था? दांते। दांते ने एक किताब लिखी, डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी में उन्होंने बताया कि स्वर्ग और नर्क क्या होता है। ठीक है, स्वर्ग और नर्क क्या होता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि स्वर्ग और नर्क में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। देखो, लोगों की मेंटेलिटी का फर्क है। ठीक है, तो लोगों ने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखो, जैसे तुम स्वर्ग में बैठे हो, ये मान लो बेंच है, ठीक है, यहाँ पर तुम बैठे हुए हो, और यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर तुमको खाना दिया जाएगा तुम्हारे सामने, लेकिन तुम्हारे सामने बड़ी सी चम्मच रखी जाएगी। ठीक है, क्या रखी जाएगी? बड़ी सी चम्मच रखी जाएगी। ठीक है, अब इस बड़ी सी चम्मच जब रखी जाएगी तो स्वर्ग में बैठे लोग इस चमचा का क्या पकड़ेंगे, ये लास्ट वाला पोर्शन पकड़ेंगे और खाना उठाएंगे और सामने वालों को खिलाएंगे, है ना। लेकिन वही नरक वाला क्या करेगा, यहाँ पकड़ेगा, अपने खाएगा और इसके पिछवाड़े से दूसरे का आंख कान फोड़ देगा। यानी कि नरक में लोगों की थिंकिंग कैसी रहेगी, वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, दूसरे के हेल्थ, दूसरे के फ्यूचर या दूसरों को भी मिल सके उसके बारे में नहीं सोचेंगे। समझा? तो कहेगा कि दांते नामक कवि ने कौन सी किताब लिखी? डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी में उन्होंने किसके बारे में बताया था? हेवन और हेल, नरक और स्वर्ग के बारे में बताया। नरक और स्वर्ग के बारे में बताया। ठीक है, उसी तरीके से मैकियावेली ने किताब लिखी द प्रिंस और आर्ट ऑफ वॉर। द प्रिंस में उन्होंने क्या बताया था कि राजा कैसा होना चाहिए। ठीक है, राजा के पास कोष कितना होना चाहिए, राजा का दंड व्यवस्था कैसा होना चाहिए। ठीक है, राजा के मित्र कौन कौन से होना चाहिए, राजा को हेल्प करने के लिए उनके मंत्री कैसे होने चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में चर्चा किसमें करी गई थी? द प्रिंस नामक किताब में। उसी तरीके का किताब भारत में लिखा था चाणक्य ने, जिसे कहा जाता था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, क्या अर्थशास्त्र एक पॉलिटी की बुक थी? तो किसकी बुक थी? अर्थशास्त्र पॉलिटी बुक थी।
उसमें राजा के बारे में लिखा हुआ था, सारा का सारा शासन कैसे किया जाता है उसके बारे में लिखा हुआ था, पूरा पॉलिटिक्स के बारे में लिखा हुआ था। तो इसीलिए भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। ठीक है, चाणक्य को। समझ में आया? तो उनके बुक अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है? मैकियावेली के बुक द प्रिंस से। ठीक है, द प्रिंस से। उसी तरीके से जैसे ये था मैकियावेली, दिखाई दे रहा है साइड में, ये मैकियावेली। उसी तरीके से थे विलियम शेक्सपियर, ये कहानियां लिखते थे, बहुत बेहतरीन बेहतरीन। ठीक है, उन्होंने एक किताब लिखी मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो कहेगा मर्चेंट ऑफ वेनिस किताब किसने लिखी? विलियम शेक्सपियर ने। भारत का विलियम शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। ठीक है, तो कालिदास को भारत का विलियम शेक्सपियर कहा जाता है। डिवाइन कॉमेडी नामक बुक किसने लिखी? दांते ने। ठीक है, डिवाइन कॉमेडी नामक बुक दांते ने लिखी। द प्रिंस एंड आर्ट ऑफ वॉर किसने लिखा? मैकियावेली ने लिखा। मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर ने। ठीक है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास। अब इसी तरीके से हम पेंटिंग में अगर देखेंगे तो लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी ने उस वक्त में कलम और कागज होता ना, खाली जैसे अगर हम लोग आज का पेन इस्तेमाल करते हैं, उस पेन का जरिए और इंक का इस्तेमाल करके उन्होंने एचडी फोटो को बनाया था, जिसमें उनकी बनाई हुई पेंटिंग थी मोनालिसा और लास्ट सफर। ये दिखाई दे रहा है, लास्ट सफर। इसमें लास्ट सफर में ये जो जीसस थे, जीसस क्राइस्ट, उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स थे उनके साथ बैठ करके अंतिम बार क्या किया है? नाश्ता किया है, मतलब खाना पीना खाया। उन्होंने कहा कि हमारे पास खाने की कमी है, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी है हम उसमें मिल बांट के खाएंगे। और लियोनार्डो विंसी ने ये क्या बनाया था? मोनालिसा। मोनालिसा ये पेंटिंग पर बहुत कंट्रोवर्सी है। कोई कहता है कि ये उस वक्त की देवी हुआ करती थी, या कोई कहता है कि इसमें एलियंस के रहस्य छुपे हुए हैं, अजीबोगरीब चीजें इसके बारे में कहा जाता है। बट मोनालिसा पेंटिंग को जब लियोनार्डो ने बनाया था, उस वक्त अगर इसकी रियल पेंटिंग को देखा जाए तो इसमें हर एक चीज रियलिस्टिक लगती है। ऐसे लगती है कि इस चेहरे को किसी भी एंगल से देखो, ये हंसते हुए तुम्हें देखते हुए देखेगी। उसके बाद इसके जो हेयर्स हैं, वो हेयर्स रियल हैं, जैसे ऐसे प्रतीत होता है इसमें। समझा? तो द लास्ट सफर एंड मोनालिसा, ये पेंटिंग किसकी थी? लियोनार्डो दी विंसी। लियोनार्डो दी विंसी। ऐसे ही एक और पेंटर थे, राफेल। राफेल राफेल ने मेडोना नामक पेंटिंग को बनाया था। मेडोना नामक पेंटिंग को बनाया था। मेडोना नामक पेंटिंग किसने बनाया? राफेल। राफेल। ठीक है, बाबर के टाइम पीरियड में एक पेंटर हुआ था बेहजाद, याद है? हाँ, बेहजाद। बेहजाद बेहजाद की तुलना इसी राफेल से की जाती है। ठीक है, तो कहेगा कि बेहजाद की तुलना किससे की जाती है? तो राफेल से। राफेल कौन था? पेंटर था। कौन सी पेंटिंग बनाई थी? मेडोना। 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 बात समझ में आया? ओके। इसी तरीके से जो आर्किटेक्ट थी, एक से बढ़कर एक आर्किटेक्ट थे, वो लोग क्या करने लगे? पूरे शहर का निर्माण करने लगे। जो ये है तुम्हारा रोम है, रोम को इतना बेहतरीन तरीके से उस 14वीं 15वीं सदी में बनाया गया कि उसके ऊपर एक कोट बन गया, लाइक रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन नाइट। ठीक है, कि जो रोम शहर है उसे एक रात में नहीं बनाया गया है, कई सदियां लगी इसे बनाने में। और रोम जो आज से अगर हम देखें कि 14वीं 15वीं सदी में बना हुआ वो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर, आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न जमाने में भी उतना बेहतरीन जो है पूरा का पूरा सेटलमेंट नहीं है कि कहाँ चौराहा होना चाहिए, कहाँ पर नाली होनी चाहिए, नालियां ढकी होनी चाहिए, किस तरीके से मकान होने चाहिए, मकान कितने ऊपर होने चाहिए। पूरा एक वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल प्लान्ड उन्होंने रोम को पूरा डेवलप किया। और अलग 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 जगह पर क्या बनाने लगे? लोग गिरजाघर बनाने लगे। पहले गिरजाघर मतलब कि जो चर्च बनते थे, चर्च बनते टाइम जो पादरी रहते थे वो लोग बहुत नक्शा निकालते थे, नहीं इस चर्च को ऐसे बनाओ, इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। फिर जो कि आर्किटेक्ट लोग समझाए उसको, देखो पादरी साहब आप पूजा पाठ कीजिए, कैसे बनाना है कैसे नहीं करना है वो हम पर छोड़ दीजिए। फिर अलग अलग शहरों पर उन लोगों ने बनाया, जैसे कि सेंट पीटर चर्च रोम में
आर्किटेक्ट्स ने क्या बनाया उस वक्त के, सेंट पीटर चर्च। सेंट पीटर चर्च, कहेगा सेंट पीटर चर्च कहाँ है? रोम में है। सेंट पाउल लंदन में। सेंट पाउल कहाँ है? लंदन में। सेंट मार्क वेनिस, वेनिस तो वेनिस, ये वेनिस इटली का वही शहर है जहां से किसकी शुरुआत हो रही है? रेनेसांस की। ठीक है, रेनेसांस की। इतना चीज क्लियर हुआ। फिर आते हैं साइंटिस्ट। साइंटिस्ट लोगों ने जो है स्टीम इंजन की खोज कर दी, कंपास की खोज कर दी। उस वक्त में पादरियों का कहना था कि ऐसा गाड़ी, ऐसा कोई भी व्हीकल जिसे घोड़ा नहीं खींचता है उसे शैतान की सवारी कहा जाता है। समझ में आया? मतलब कि ऐसा कोई व्हीकल है जिसे अगर घोड़ा के अलावा कोई और खींच रहा है ना तो शैतान की सवारी है। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने क्या बना दिया? इंजन। कोई घोड़ा घाड़े की जरूरत नहीं है, ये खुद ही हार्स पावर से चलती है। ठीक है, तो पादरियों ने क्या कहा उसे? ये शैतान की सवारी। इस पर जो बैठ कर जाएगा वो किसकी सवारी कर रहा होगा? शैतान की सवारी करेगा। ठीक है, अब जैसे ही ये स्टीम इंजन की खोज हुई, स्टीम इंजन की खोज के बाद धीरे 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 अब औद्योगिक क्रांति आने लगी। लोग इंडस्ट्रीज लगाने लगे। ठीक है, दूर दूर तक लोग ट्रेवल करने लगे। अब देखो अभी भी क्या हो रहा है, ओटोमन वाले इन लोग को पीट रहे हैं, पीट रहे हैं, पीट रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर साइंटिस्ट लोग धीरे धीरे डिस्कवरी करने लगे। जैसे कि एक टालमी साइंटिस्ट, मतलब वो था साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा पहले कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी रुकी हुई है और उसके चारों तरफ कौन घूम रहा है? सूरज। ठीक है, उसके चारों तरफ कौन घूम रहा है? सूरज। लेकिन बाद में आया कोपरनिकस। कोपरनिकस ने टेलीस्कोप बनाया, सॉरी टेलीस्कोप नहीं बनाया, उसने देखा यहाँ से और कैलकुलेशन किया और उसने कहा कि नहीं, टालमी का जो है ये बात ये सही नहीं है। और टालमी की बातों को लोगों ने 200 सालों तक माना था। तो उसने कहा कोपरनिकस ने कि जो सूरज है, सूरज रुका हुआ है, मूव कौन कर रहा है? पृथ्वी, अर्थ मूव कर रहा है। लेकिन कोपरनिकस ने कहा कि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। उसके बाद जो कि आता है केपलर। केपलर ने कहा कि पहली बात तो तुमने जो कहा कि सूरज रुका हुआ है, अर्थ घूम रहा है, ये बात सही है। लेकिन तुम्हारी दूसरी बात, जो ये अर्थ सूरज के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये बात गलत है। और ऐसे ही सूरज की तरह ही 8-9 और ग्रह, अरे अर्थ की तरह ही 8-9 और ग्रह घूम रहे हैं। लोग बोले बाप रे बाप, बोले कैसे घूम रहे हैं? तो बोला इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तब तक आया गैलीलियो। गैलीलियो ने डिस्कवर कर दिया टेलीस्कोप। और गैलीलियो ने जब टेलीस्कोप डिस्कवर किया तो उसने दिखाया कि देखो यहाँ से सब ये लोग जो कह रहे हैं बात बराबर है। तो पहले लोगों को लगता था कि ये जो सूरज है भगवान इस पे रहता है। तो उसने गैलीलियो ने टेलीस्कोप से दिखाया, देखो कुछ नहीं है, आग का गोला है, उस पर कोई रहता होता नहीं है। समझा? हाँ, तो अब साइंटिस्ट लोग अलग अलग जब डिस्कवरी करने लगे, पूरा भूगोल के बारे में बताने लगे, तब धीरे 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 इन लोगों ने किसका खोज कर लिया? स्टीम गन की खोज कर लिया, बंदूक की खोज कर लिया। अब देखो जब स्टीम गन और बंदूक की खोज हो गई, यहाँ जहां पर ये सारे के सारे ओटोमन अंपायर वाले किसको घूर रहे थे? बेजेंटाइन को घूर रहे थे। अब बेजेंटाइन वाले मारना शुरू कर दिया किसको? ओटोमन वालों को। और मारते 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 मारते, क्योंकि इन लोगों ने 400 सालों तक अपने आप में क्या किया? सुधार किया, पढ़ाई को बढ़ावा दिया, रिलीजन को किनारा कर दिया। ठीक है, और जब पढ़ाई को बढ़ावा दिया तो अलग अलग चीजों की खोज करी। और जैसे ही उसमें हथियारों की खोज करी, उनको फायदा हो गया। क्योंकि ये जो ये तो ओटोमन वाले थे, ये आज भी घोड़ा पर बैठ के वही तलवार लेके मारी मारा कर रहे थे। ये लोग बंदूक निकाले, दूर से मारते थे। हाँ, मारते 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 इनको पूरा टर्की में समेट दिया। और इसी टर्की में बैठ करके पूरे अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? मुसलमानों को टोपी लगाने से बैन कर दिया था, महिलाओं को बुर्का पहनने से बैन कर दिया था। और इस टर्की का इतना विभाजन किया कि लोग अलग 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 एरिया पर अपना कब्जा करने लगे। और यहाँ पर जो इनका ये हुआ करता था मुसलमानों में उस वक्त, तो उनको क्या कौन? मौलाना नहीं, इनके यहाँ
जो सबसे बड़ा पोस्ट हुआ करता था जैसे मुस्लिम में, वो हुआ करता था खलीफा। खलीफा और अंग्रेजों ने खलीफा के पोस्ट को खत्म कर दिया। खलीफा के पोस्ट को जैसे खत्म किया, अब पूरी दुनिया में जो भी जहां भी मुसलमान थे वो अंग्रेजों के अब खिलाफ होने लगे। और उसी का एक झलक हमको यहाँ पर देखने को मिलता है खिलाफत मूवमेंट। कहाँ पे? भारत में खिलाफत मूवमेंट के नाम पर। बात समझे? हाँ। अब देखो, जब ये ओटोमन एम्पायर इनको पीट रहे थे, किसको? बेजेंटाइन वालों को। तो बेजेंटाइन वाले आधा तो अपनी जान बचाने के लिए ये दूसरे देशों को ढूंढने के लिए भागे थे। ठीक है, दूसरे लैंड को ढूंढने के लिए भागे थे, क्योंकि उनको लग रहा था अगर ये ओटोमन वाले यहाँ पूरा हमको थूथार के रद्द कर देंगे, पूरा एरिया कब्जा लेंगे, तो हम जाएंगे कहाँ? जान बचाने के लिए कहीं तो जाना पड़ेगा। एक ये वजह रही कि जो अलग अलग लैंड की डिस्कवरी थी। दूसरी ये चीज, जैसे स्टीम इंजन की खोज हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उद्योग धंधे बढ़ने लगे, तब ये लोग सोचे कि जो एरिया पर हम लोग जाकर के देखे हैं, यहाँ के लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, यहाँ पर रिसोर्सेस बहुत बेहतरीन बेहतरीन है। स्टीम इंजन को चलाने के लिए कोयले की जरूरत है। एक काम करो, यहाँ से कोयला ले लो, यहाँ से सोना ले लो। ठीक है, यहाँ से क्या ले लो? सोना ले लो। सारा वेल्थ यहाँ पर पूरा का पूरा अपना जो मसाले हैं, मसाले उठा के लाओ कहाँ पे? अपने देश में। यहाँ से जो रॉ मटेरियल है निकाल करके अपने देश में लाओ, और यहाँ पर बना करके सारा माल और कहाँ बेच दो? यही देश में। ठीक है, ये दूसरी वजह रही। दूसरी वजह रही कौन सा? एक ट्रेड। ट्रेड एक दूसरी वजह रही कि लोग क्या करें? दूसरे लैंड को खोजने लगे। अब जब ऐसा होने लगा, यूरोप में पूरा का पूरा रेनेसांस हो गया, पुनर्जागरण हो गया। इटली से शुरू हुआ जो चीज वो पूरे यूरोप में फैल गया। ओटोमन एम्पायर पूरी तरीके से सत्यानाश हो गया। अब यहाँ पर शुरू हो जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला एरा। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ क्यों? कैसे? क्योंकि इंडस्ट्री लगनी शुरू हो चुकी थी, और जब इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई तो रॉ मटेरियल अलग अलग देश से आने लगा। रॉ मटेरियल आने लगा तो उसको, उससे बने चीजों को बेचना भी था। अब इसी बेचने के होड़ में लोग क्या करने लगे? जो जितना अधिक लैंड कब जाएगा उतने अधिक एरिया में अपना माल बेचेगा। समझ में आने लगा? ये इसमें सबसे आगे हुआ करता था इंग्लैंड। इंग्लैंड लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका था अपने माल को बेचने के लिए। और जब ये लोग यहाँ पर अपना माल बेचने लगे, यहाँ के लोगों को कंट्रोल करने लगे, राजाओं को कंट्रोल करने लगे, और उसे कहा जाने लगा कॉलोनाइजेशन। समझ में आया? तो इनका जो रेनेसांस हुआ, रेनेसांस होने के बाद इन लोगों ने पूरी दुनिया को कब्जाया और धीरे धीरे अपनी कॉलोनी बनाने लगी। तो कॉलोनी बनाने के पीछे क्या वजह रही थी? कि उन्हें अपना माल बेचना था और दूसरे देशों से कच्चा माल खरीद करके जो रिसोर्सेस है वो ले जा करके यूरोप को डेवलप करना था। इतना चीज क्लियर हुआ? और इसी पूरे जमीन को कब्जाने के चक्कर में अब धीरे धीरे इन लोग की लालच बढ़ते गई। जब लालच बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है यहाँ की जो कंपनी रहेंगी या जो लोग रहेंगे वो एक दूसरे के साथ आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, और जब लड़ेंगे तब क्या होगा? मारी मारा होगा। और इसी के चक्कर में जब ये लोग आपस में यूरोप में लड़ जाते थे तो जहां जहां भी इनकी कंपनियां रहती थी वो कंपनियां आपस में लड़ जाती थी। समझ में आया? और धीरे धीरे यही इनकी जो कॉलोनाइजेशन की नीति थी, ज्यादा एरिया कब्जा करने की नीति थी, उससे किसके आसार दिखने लगे थे? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के। समझ में आ गया क्या? इस तरीके से ये पूरा रेनेसांस और कॉलोनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतना चीज, तीनों चीज क्लियर हो गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन और कॉलोनाइजेशन में सबसे आगे कौन था? ब्रिटेन, इंग्लैंड। ठीक है, ओके। तो आज के लिए ये पूरा का पूरा चैप्टर इतना यहाँ रखते हैं, और बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।